हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एस्किम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा। तो हम यहाँ पे एक सीरीज चला रहे हैं जो कि क्लास 12 इंग्लिश का है कि हम आपको इतने गेस्ट पेपर कम से कम आपको प्रोवाइड ही कर दे जितने में आपका काम हो जाएगा। बट पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल एस्किम स्टडी ज्वाइन करिए। और एक चीज और, ये जो पेपर आपको है ना तगड़ा वाला सर, ये जो गेस्ट पेपर है तो इसका सर हम एकदम कस्टमाइज तरीके से 10 सेट पेपर बनाए हैं। तो ये सर ये आपको इसका पूरा पीडीएफ, क्योंकि वीडियो तो देख ली बट बार बार वीडियो देख के सर डिस्ट्रैक्ट होगा। उसके लिए सर आपको क्या करना है सर, इसका पीडीएफ चाहिए। तो पीडीएफ के लिए आपको महाभारत बैच ज्वाइन करिए सर। 10 सेट वहाँ पे तगड़े वाले दिए हैं। और ऐसे सर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और आर्ट वालों सभी का है, और बहुत तगड़े तगड़े वाले वहाँ पे सेट बनाए हैं सर जी, ठीक है ना। तो जाइए महाभारत बैच ज्वाइन करिए, लिंक अंदर डिस्क्रिप्शन बॉक्स, मात्र 101 रुपए में। और वो आपके बोर्ड पेपर तक रहेगा। इतनी मैं गारंटी लूंगा कि आपका कल पेपर है, वहां का 10 सेट पेपर आज रट के चले जाइए, हिंदी का पूरा काम हो जाएगा। ठीक, चलिए सर यहाँ पे आपका ये आज हम लोग पूरा एकदम खल्लास करने वाले हैं सर जी, पूरा पेपर हिंदी का, ठीक है ना। तो जितने भी छात्र छात्राएं हैं, एक बार वीडियो को दबाकर शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के साथ। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए सर। 100 नंबर का पेपर रहेगा, हमें स्कोर करना है सर 90। 90 प्लस तो आना चाहिए, 90 प्लस करे जवाब तो आना चाहिए। एकदम जीरा गुरुदेव हरिहरा आ जाएगा, टेंशन नहीं लेना है जब अपना पेपर का रिजल्ट आएगा तो, है कि नहीं। और यहाँ पे जो टाइमिंग दिया जाएगा सर 3 घंटे 15 मिनट का, एकदम गेस वाला फंसने वाला बोर्ड में सर पेपर करवा रहे हैं। सुबह 6 बजे और शाम को 3 बजे तगड़े तगड़े क्लास आते हैं, तो आप लोग जरूर जुड़िए, ठीक है ना। निर्देश है, प्रारंभ जो 15 मिनट है परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। और इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना क्या भैया अनिवार्य बोले तो आवश्यक है। सबसे पहले यहाँ पे सर क्या आपका होने वाला है सर, खंड क होने वाला है। क्या होने वाला है सर, खंड का क होने वाला है। पहला प्रश्न है, कल्पलता निबंध संग्रह के लेखक हैं। तो जो सर कल्पलता निबंध संग्रह है ना, इसके लेखक याद रखना डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी है। कौन सर, ये डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी कल्पलता निबंध के संग्रह हैं। समझ में आया क्या, समझ में आया क्या मेरी बातें। याद करते हुए चले जाइएगा, हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो जो मैं करवा रहा हूँ। अगला है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की बाजे पायल के घुंघरू। ध्यान देना, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की एक कृति है, रचना है। रचना का नाम क्या है, बाजे पायल के घुंघरू। ये किस विधा की रचना है, ये किस विधा मतलब किस प्रकार की रचना है। तो यह एक ललित निबंध है। एक क्या सर, ललित निबंध है। अगला यहाँ पे प्रश्न है आपका, प्रश्न क्या है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास नहीं है। सर तट की खोज, जो तट की खोज है सर जी, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास नहीं है। तट की खोज हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास नहीं है, याद रखिएगा, याद रखिएगा। तट की खोज हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास नहीं बड़ा। अगला यहाँ प्रश्न है, निम्नलिखित में से मेरे विचार कृति के लेखक हैं सर प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। निम्नलिखित में से मेरे विचार कृति के जो संलेखक हैं वो कौन है, तो ये कृति के लेखक सर जी हैं प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी भैया हैं। कृति के लेखक कौन सर जी हैं, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से हरिशंकर परसाई की रचना है सर तब की बात और थी। तब की बात और थी सर किसकी रचना है सर, हरिशंकर परसाई जी की रचना है। तब की बात और थी किसकी रचना है, हरिशंकर परसाई जी की प्रमुख रचना में से एक है। अगला प्रश्न है, हरियोध जी का प्रिय प्रवास है, जो हरियोध जी का प्रिय प्रवास है यह सर क्या है, ये संयोग श्रृंगार पर आधारित एक क्या सर, महाकाव्य है। हरियोध जी का जो प्रिय प्रवास है ये संयोग श्रृंगार पर आधारित एक क्या सर जी, महाकाव्य है। क्या है आपका, महाकाव्य है। ठीक, अगला यहाँ पे आपका प्रश्न है हाँ वाला, देखिएगा प्रश्न क्या है यहाँ पे, निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है सर, सिद्धराज। निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी नहीं है सर जी, सिद्धराज जो है यह मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। ठीक, अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद के महाकाव्य कामायनी में सर्गों की संख्या कितनी सर, 15 है। जो जयशंकर प्रसाद जी का कामायनी एक महाकाव्य है, महाकाव्य सर क्या है, कामायनी, इसमें सर्गों की संख्या कितनी सर, 15 है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे, रामधारी सिंह दिनकर को उनकी काव्य कृति उर्वशी पर पुरस्कार मिला था सर, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। रामधारी सिंह दिनकर है, उनकी एक कृति है उर्वशी पर, पुरस्कार क्या मिला था सर, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अगला यहाँ प्रश्न है आपका लास्ट वाला, सचिदानंद हीरानंद वासयान बोले अज्ञे किस सप्तक में संग्रहित है। जो सचिदानंद हीरानंद वासयान है बोले तो अज्ञे ये किस सप्तक में संग्रहित है, मतलब इनका वर्णन किस सप्तक में है, तो इनका तार सप्तक में है, तार सप्तक में है। अब पेपर में खूब आता है सर, तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था, प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था,
द्वितीय, तृतीय, खूब पेपर में आता है, ये रट लीजिएगा। प्रकाशन वर्ष समझ में आया क्या? इतना समझ आया तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए दबाकर वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो यार, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करिए जो आपको रील्स भेजते हैं। भेजते नहीं है गुरुदेव, कहीं भेजते होते नहीं, अब वो छोड़ दिए हैं, अब उनसे बात तो नहीं होती। हाँ बिल्कुल गुरुदेव। अगला यहाँ पे तीसरा नंबर करेगा क्या? बहुत ध्यान से दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अधिकतम शब्द आपको 10 नंबर का आपको यहाँ पे क्वेश्चन मिल जाएगा, यानी 5 सवाल रहेंगे, हर प्रश्न के आपको 2 नंबर, यानी कौन बनेगा करोड़पति वाला है कि प्रत्येक सवाल के 2 नंबर, 10 नंबर का, ठीक है। क्या यहाँ पे मुझे मानव जात की दुर्दम निर्मम धारा के हजारों वर्षों का रूप साफ दिखाई दे रहा है। मनुष्य की जीवनी शक्ति बड़ी निर्मम है, वह सभ्यता और संस्कृति की वृथा मोह को रौंदती चली आ रही है। न जाने कितना धर्माचार्यों, विश्वासों, उत्सवों और व्रतों को धोती बहाती यह जीवन धारा आगे बढ़ी है। संघर्षों से मनुष्यों ने नई शक्ति पाई है और हमारे सामने समाज का आज जो रूप है वह न जाने कितने ग्रहण और त्याग का रूप है। देश और जात की विशुद्ध संस्कृति केवल बात की बात है, सब कुछ में मिलावट है। सब कुछ क्या है? विशुद्ध है। शुद्ध केवल मनुष्य की दुर्दम जीविका है, जो कि जीने की इच्छा है। वह गंगा की अबाधित अनाहत धारा के समान सब कुछ को हजम करने के बाद भी पवित्र है। सभ्यता और संस्कृति के मोह का क्षण भर बाधा उपस्थित करता है। धर्माचार का संस्कार थोड़ी देर तक इस धारा से टक्कर लेता है और इस पर दुर्दम धारा में सब कुछ बह जाते हैं। जितना कुछ इस जीवन शक्ति को समर्थ बनाता है उतना उसका अंग बन जाता है, बाकी फेंक दिया जाता है। धन्य हो महाकाल, तुमने कितनी बार मदन देवता का गर्व खंडन किया, धर्मराज के कारागार में क्रांति मचाई और यमराज के निर्दय तारल्य को पी लिया और विधाता के सर्व कृतत्व के अभिमान को क्या किया सर? चूर्ण किया। क्या किया? चूर्ण किया मतलब पीस दिया। सबसे पहला यहाँ पे प्रश्न है, ध्यान देना, बहुत प्यार से आंसर करेंगे। हाँ गुरुदेव, कोनो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये बताओ उनसे बात तो होती नहीं ना गुरुजी? अब उनसे बात नहीं होती क्योंकि अब पेपर आ गया, उनको ब्लॉक कर दिए हैं। बाद में गुरुदेव करेंगे अनब्लॉक, हमें बताइएगा जरूर आईडी ओडी का नाम, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बवाल नहीं छाटना है बिल्कुल। मनुष्य की जीवन शक्ति कैसी है आप लोग बताइए? मनुष्य की जीवन शक्ति कैसी है? जैसे गुरुदेव हम उनकी निगाहों में ढूंढ लेते हैं अपने आप को, वैसे सर इसमें हम लोग क्वेश्चन का आंसर ढूंढेंगे। गलत बात नहीं, बिल्कुल गलत बात नहीं। तो भैया मनुष्य की जीवन शक्ति कैसी है? तो मनुष्य की जीवन शक्ति करेजा बड़ी क्या है? निर्मम है। ये पहले का आंसर समझ में आया क्या? आपको कोई भी कहीं से कुछ ढूंढने के लिए गए, कुछ अलग से लाए नहीं, हर चीज का आंसर इसी में है। तो मनुष्य की जीवन शक्ति कैसी भैया? मनुष्य की जीवन शक्ति बड़ी निर्मम है। अगला लो भैया, यहाँ पे अगला यहाँ पे है, महाकाल क्यों धन्य है? अब महाकाल ढूंढो भैया, क्यों धन्य है? देखिए मनुष्य की जीवन शक्ति बड़ी निर्मम है, अब महाकाल धन्य क्यों है? अब जहां पे महाकाल धन्य है वही इसका आंसर हो जाएगा। ढूंढो भैया, महाकाल धन्य है, कहा महाकाल धन्य है? जय हो महाकाल, जय हो महाकाल, जय हो महाकाल, यहाँ पे है। ये लो भैया, ये लो, धन्य धन्य हो महाकाल, तुमने कितनी बार मदन देवता का गर्व खंडन किया और धर्मराज के कारागार में क्रांति मचाई और यमराज के निर्दय तारल्य को पी लिया और विधाता के सर्व कृतत्व के अभिमान को चूर्ण किया। ये पूरा का आंसर छाप सकते, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से उठाइएगा, पूरा आंसर छाप दीजिएगा, 2 नंबर मिलेगा आपको। ये सब करने का तरीका है, सीख लो खूब। हम आपको सिखा भी के भी भेजते हैं और करा कर भी भेजते हैं, कोनो दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे महाकाल इसलिए धन्य है क्योंकि उन्होंने काम के गर्व को तोड़ा तथा मानव समाज के कल्याण के लिए विष को भी क्या किया? पी लिया। अगला है अनाहत और कारागार का क्या अर्थ है? अनाहत मतलब जो घायल न हुआ हो, और कारागार का मतलब होता है सर जेल, कहते हैं ना कि वो कारागार में बंद है। अगला है यहाँ पे आपका कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। सर रेखांकित अंश में कुछ करना नहीं रहेगा, आपको बस एक काम करना है, इसी को बढ़ा चढ़ा के लिखना है, इसी को। सब कुछ में मिलावट है, सब कुछ विशुद्ध है, शुद्ध केवल मनुष्य की दुर्दम जीविका, जीने की इच्छा है। वह गंगा की अबाधित अनाहत धारा के समान सब कुछ में हजम करने के बाद भी पवित्र है। बस इसी को आप बढ़ा चढ़ा के लिख दीजिए, दैट्स ऑल मैटर। और कुछ भी नहीं करना है, या आप इसी को सेम टू सेम लिख दीजिएगा, ठीक है ना? आपको मिल जाएगा नंबर। थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बना के कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत पंक्ति लेखक को जीवन में प्राप्त नवीन शक्ति और उपलब्धियों में अथवा
सभी प्रकार की वस्तु में मिलावट दिखाई देता है। सभी वस्तुएं अशुद्ध हैं। यदि कोई वस्तु शुद्ध प्रतीत होती है तो वह सिर्फ मानव द्वारा अपने जीने की प्रबल इच्छा है। अब तक गंगा जिसकी धारा निरंतर बिना किसी को घात पहुंचाए अपनी शांत धारा में को से सभी को पवित्र करते हुए बहती रहती हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ का शीर्षक और उसके लेखक का नाम लिखिए। तो अब कैसे जानेंगे, कैसे जानेंगे भैया ये कहाँ से लिया गया है? जब आपको ये शब्द आपको दिखाई दें, क्या शब्द आपको दिखाई देंगे? निर्मम शब्द दिखाई दे, दुर्गम निर्मम शब्द दिखाई दे, संघर्ष से मनुष्यों की नई शक्ति दिखाई दे, धर्माचारों विश्वासों उत्सव व्रतों, ये सब आपको जब शब्द आपको दिखाई देगा तो सीधा बताइएगा ये अशोक के फूल से लिया गया है। कहां से लिया गया? देखिए यहाँ पे कहां से लिया गया है। उपयुक्त गद्यांश के पाठ का शीर्षक और उसके लेखक का नाम लिखे तो इसमें लिखेंगे उपयुक्त गद्यांश अशोक का फूल पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक कौन है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। कौन भैया? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। अगला आपके पेपर में आएगा करेजा पद्यांश। ये जो पद्यांश आएगा ना, ये आपका कितने नंबर का आएगा? 10 नंबर का आएगा। 10 का गद्यांश, 10 का पद्यांश, टोटल 20 नंबर के यहाँ पे आपके छपते हैं। क्या है यहाँ पे? इस धारा सा जग का ही क्रम, इस धारा सा ही जग का क्रम, शाश्वत इस जीवन का उद्गम, शाश्वत है गति शाश्वत संगम, शाश्वत नभ का नीला विकास, शाश्वत राशि का यह रजत हास। ठीक, अगला इसमें लिखेंगे शाश्वत लघु लहरों का विलास है जग जीवन के कर्णधार, चीर जन्म मरण के आर पार, शाश्वत जीवन नौका विहार, मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, जीवन का यह शाश्वत प्रमाण करता मुझको अमृतद्वान। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे है कि जग का क्रम कैसा है? तो जग का जो क्रम है वो संसार का क्रम यानी जग का क्रम गंगा की धारा के समान है। अगला प्रश्न है इस पद्यांश के अनुसार क्या क्या तथ्य शाश्वत है? तो संसार में जिस प्रकार जल का उद्गम यानी कि उदय, प्रवाह और संगम ये तीनों प्रक्रियाएं चलती रहती हैं, ठीक उसी प्रकार जीवन का उद्गम यानी विकास, गति और मृत्यु निरंतर चलती रहती है और ये तीनों क्या है? शाश्वत मतलब कि सत्य है। अगला यहाँ पे प्रश्न है आपका, प्रश्न क्या है? रजत हास और कर्णधार का क्या अर्थ है? तो रजत हास का अर्थ होता है चांदी जैसा हंसी यानी चांदनी जैसी हंसी। कहते हैं ना गुरुदेव उनकी जो हंसी है चांदनी जैसी है, वो बहुत खूबसूरत दिखाई देते हैं। हैं? भले ही जब उनका सही से मुंह धुल दो और फिल्टर हटा दो तो आप लोग खुद रात में पहचानने से इनकार कर दें, है कि नहीं? गजब क्या आप लोग हैं यार। एक बार यार वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, हम देख रहे हैं आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, दबाकर शेयर करो। पीडीएफ वीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल एसके मिस्ट्री ज्वाइन करिए, लिंक इन द करेजा डिस्क्रिप्शन बॉक्स। महाभारत बैच को जो मैंने दिया है ना पेपर पीडीएफ कसम से पूरा रट लेना। बाकी यूट्यूब पे करा रहे हैं और वहां का पेपर पीडीएफ रट लेना यार, सॉल्व मैटर यार, जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको अन्य चीजें पढ़ने की। बैक टू बैक लाइव क्लास में आपको खुद ही लगा रहा हूँ सर यूट्यूब पे। अगला कर्णधार का अर्थ क्या होता है? जन्मदाता मतलब पालन पोषण करने वाला। जन्मदाता कौन होता है? पिता, पिता जनक होते हैं ना। अगला है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। गुरुदेव उनकी याद तो आती है मगर अब हम याद नहीं करते क्योंकि बोर्ड एग्जाम आ गया। इसी का लिखना है हे जग जीवन के कर्णधार, चीर जन्म मरण के आर पार, शाश्वत जीवन नौका विहार। आपको क्या करना है? इसी का अर्थ लिख देना है और कुछ भी नहीं करना है। कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है कि संसार के कर्णधार है ईश्वर यानी कि भगवान। तुम जन्म मरण से परे हो किंतु इस संसार के प्राणियों का जीवन रूपी नौका विहार तो निरंतर चलता रहता है, अर्थात जीवन का क्रम कभी भी भंग नहीं होता मतलब टूटता नहीं। अगला यहाँ पे आपका प्रश्न है, क्या प्रश्न है कि उपयुक्त पद्यांश के पाठ का शीर्षक और उसके कवि का नाम लिखिए। तो पद्यांश का जो शीर्षक है नौका विहार है और इसके कवि कौन भैया? सुमित्रानंदन पंत भैया है। कौन है? सुमित्रानंदन पंत जी हैं। अगला लीजिए 5 का जो का आएगा और खाएगा। 5 नंबर का लेखक का जीवन परिचय आएगा, 5 नंबर का कवि का जीवन परिचय आएगा, मतलब टोटल 10 नंबर के आएंगे। है क्या यहाँ पे? डॉक्टर कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, तीसरे हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो यहाँ पे सर हमें जिसका लिखना है वो लिखना है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का। क्या लिखेंगे? मिसाइल मैन के रूप में भारतीय जनता समेत समस्त विश्व में लोकप्रिय भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को धनुषकोडी गांव रामेश्वरम तमिलनाडु में
एक निम्न वर्गीय परिवार मतलब गरीब परिवार में हुआ था। आर्थिक अभाव में पल रहे कलाम ने अपनी शिक्षा की सारी मुश्किलों का सामना डटकर किया और डीआरडीओ से जुड़कर तदंतर इसरो में मुख्य वैज्ञानिक के तौर पर भारत को परमाणु शक्ति की तौर पर विकसित किया और इतने महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए भी अपने प्रेरक प्रसंगों तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण को भावी पीढ़ी खासकर बच्चों से साझा करने का समय निकाल लिया करते थे। और ऐसे ही 27 जुलाई 2015 को भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलांग में एक व्याख्यान के दौरान क्या होगी सर जी, इनकी हृदयाघात से इनकी मृत्यु हो गई। इंडिया 2020 ए विजन फॉर न्यू मिलेनियम, विंग्स ऑफ फायर एंड ऑटोबायोग्राफी, इग्नाइट माइंड्स, एनालाइजिंग द पावर विदिन इंडियन, आरोहण प्रमुख स्वामी जी के साथ मेरा आध्यात्मिक सफर, कलाम जी की प्रेरणादायक कृतियां हैं। कलाम उच्च कोटि के वैज्ञानिक, लोकप्रिय राष्ट्रपति, प्रेरणादायक व्यक्तित्व, मानवता के पुजारी तथा भारतीय युवाओं के हृदय के क्या थे सर, सम्राट थे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला यहाँ पे आपका प्रश्न है, ख वाला क्या है, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी काव्य कृतियों पर कार डालिए सर जी, प्रकाश डालिए। अधिकतम शब्द 80 शब्द देना है सर, 5 नंबर का है। कौन कौन है भैया यहाँ पे, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। तो यहाँ पे हम लोग अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का लिखेंगे। क्या लिखेंगे, द्विवेदी युग के प्रतिनिधि साहित्यकार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जन्म 15 अप्रैल सन 1865 में जिला आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। फारसी माध्यम से शिक्षा की शुरुआत करने वाले उपाध्याय ने स्वाध्याय के बल पर हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत पर समान अधिकार प्राप्त किया और आजमगढ़ के मिडिल स्कूल में अध्यापक, कानूनगो और काशी विश्वविद्यालय में अवैतनिक शिक्षा के पद पर कार्य किया। 6 मार्च 1947 को इनका क्या हो गया सर जी, देहावसान हो गया, मतलब इनकी मृत्यु हो गई। आगे लिख देंगे, प्रिय प्रवास, वैदेही मरमास, परिजात, चुपते चौपते, चोखे चौपते, रस कलश, अध किला फूल, ठेठ हिंदी का ठाठ, रुक्मणी परिणय, इनकी प्रसिद्ध क्या है सर, रचनाएं हैं। ठीक, अगला यहाँ पे लिखेंगे आप लोग, छठा वाला क्या लिखेंगे, ध्रुव यात्रा अथवा बहादुर कहानी का सारांश लिखिए। अधिकतम शब्द 80 शब्दों में, अथवा पंचलाइट अथवा लाठी कहानी के उद्देश्य पर आपको प्रकाश डालना है। ठीक, हम इसको सर समझा देते हैं, यहीं पे हम आपको समझा देते हैं सर जी, किसका, पंचलाइट और बहादुर। तो देखिएगा, अगर ये पेपर में आ जाए तो सर कैसे करेंगे, तो सर सिंपल सी भाषा है, इनका एक कहानी बनाइए और कहानी के तौर पे याद कर लीजिए। जैसे बहादुर है तो याद कर लीजिए कि बहादुर एक नेपाल का 12 से 13 साल का लड़का है जो कि नाबालिग है। यह अपने माँ के गलत व्यवहार यानी गलत आचरण से तंग आकर घर छोड़कर शहर भाग आता है। शहर में निर्मला जी रहती है जो कि लेखक की पत्नी है, और बहादुर कहानी के लेखक कौन है भैया, अमरकांत, यानी अमरकांत की पत्नी निर्मला जी हैं। वो जब अपने से संपन्न रिश्तेदारों के घर जाती हैं तो वहां देखती हैं कि इनके रिश्तेदारों के घर भैया बढ़िया व्यवस्था है, एकदम तगड़ा वाला, नौकर चाकर लगे हुए हैं। तो ये भी घर आती हैं, मन बना लेती हैं भैया अब हम भी नौकर रखेंगे। तो बहादुर मिलता है, तो बहादुर के साथ ये लोग सबसे पहले अच्छा व्यवहार करते हैं, बाद में बहादुर के साथ मारपीट, गाली गलौज इत्यादि चीजें करने लगते हैं, और इसी से परेशान होकर बहादुर घर छोड़कर भाग जाता है। तो फिर ये लोग पछताते हैं, लेकिन अब पछताए होते क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ठीक, तो ये ऐसे बना के आप लिख लीजिएगा, नहीं तो हम अगले वीडियो में करवाते जाएंगे। अगला यहाँ पे आपका स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। अधिकतम आपको 80 शब्दों में देना है। सर कौन कौन है, सर यहाँ पे कौन कौन है ध्यान देना। सबसे पहले यहाँ पे मुक्ति यज्ञ खंड काव्य, क्या है सर ये आपका मुक्ति यज्ञ खंड काव्य है। ठीक, अथवा में वो नहीं आ रहा है, श्रवण कुमार है, सत्य की जीत है, रश्मि रति है, त्यागपति है और आलोक वृत्त है। तो यहाँ पे मैं एक खंड काव्य ले रहा हूँ, मुक्ति यज्ञ खंड काव्य का मैं करवा रहा हूँ। देखिएगा, जब मुक्ति यज्ञ का आएगा तो हम कैसे करेंगे। अब सर हमारे खंड काव्य अलग अलग लेवल पे बदलाव किए जाते हैं, तो मैं आपको बताता चलूं सर कि आपका खंड काव्य में चाहे जितना बदलाव क्यों ना कर दे एग्जामिनर, लेकिन आपको लिखना है अपने मन से ही, आपको लिखना है अपने मन से ही। ठीक, वो कितना भी बदलाव करेगा, कुछ भी करेगा, उस पर ध्यान नहीं देना है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है, लिखना है अपने मन से। अपने मन से लिखिए, आप अच्छा नंबर स्कोर करेंगे, उसकी चिंता आप लोग बिल्कुल भी मत करिएगा, टेंशन आपको लेना ही नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि एग्जामिनर इतना डेप्थ में कॉपी नहीं जांचता।
यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं मुक्ति यज्ञ खंड काव्य के आधार पर वर्णित साइमन कमीशन के बहिष्कार की कथा के बारे में लिख रहे हैं। उसमें क्या लिखेंगे? मुक्ति यज्ञ खंड काव्य में वर्णित साइमन कमीशन बहिष्कार की कथा सन 1937-27 में साइमन कमीशन भारत आया और भारतीयों द्वारा इस कमीशन का पूर्ण बहिष्कार किया गया। जैसे अंग्रेजों का दमन चक्र बढ़ता गया, वैसे वैसे मुक्ति यज्ञ तीव्र होता गया और गांधी ने भारतीयों को स्वदेशी अपनाने की प्रेरणा दी। इस प्रकार गांधी जी ने भारतीयों में उत्साह एवं जागृत उत्पन्न की। आगे लिखेंगे, गांधी जी ने 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया और सारे देशों में क्रांति का आग धधक उठी। सभी बड़े नेताओं को गांधी जी ने उसी रात बंदी बना लिया गया। मतलब सभी नेताओं को गांधी जी को सभी नेताओं बड़े नेताओं के साथ गांधी जी को भी बंदी बना लिया गया था। अंग्रेजों ने बालकों, स्त्रियों, वृद्धों पर अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया, जिसके विरोध में भारतीयों ने हड़ताल की और चारों तरफ तालाबंदी हो गई। सब कामकाज ठप हो गया और पूरे देश में अंग्रेजों के विरुद्ध हिंसा भड़क उठी। गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा का जेल में स्वर्गवास हो गया और भारतीयों को बढ़ती हिंसा से अंग्रेज भारत छोड़ने के लिए क्या हो गए? विवश हो गए। 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज भारत छोड़कर चले गए और अंग्रेज ने भारत को 2 खंडों में विभाजित कर दिया, एक भारत और दूसरा पाकिस्तान। इस घटना से गांधी जी बहुत दुखी हुए और सारा देश खुशी मना रहा था। उसी समय नोआखाली में सांप्रदायिक दंगा हो गया, जिससे गांधी जी ने उपवास किया और भारत में शांति एवं सामंजस्य सामंजस्य स्थापित किया। ठीक, उसके बाद आपका खंड ख आएगा। जो खंड ख भी आएगा सर, ये 50 अंकों का आपका रहने वाला है। 50 नंबर का सर आपका रहने वाला है। ठीक है क्या? यहाँ पे 8 का क कि दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। 7 नंबर का है। क्या यहाँ पे धनवम भारत देश यत्र सम्मूल सती जनमानस पावनी भव्य भावो द्वाभनी शब्द संदेश से लेकर कहां तक है? यहाँ पे मन्नते भाषात तत्व विद्धि तक है। तो ये आपको खुद से करना है, क्योंकि भैया हम संस्कृत के इतने बड़े ज्ञाता नहीं है। मान लो एक आठ शब्द गलत हो गया तो कमेंट गालियों से भर देंगे। मुझे पता है, खुल के हम बोलते सर, गालियों से कलेजा लोग आपको भर देंगे, लेकिन हम बेगर से सर, गरीब आदमी है, थोड़ा ध्यान दीजिए और ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कर लीजिए ना? करेंगे नहीं? गुरुदेव कर लेंगे। अगला लिखें सर संदर्भ। संदर्भ क्या लिखेंगे? प्रस्तुत अवतरण संस्कृत दिनदर्शिका के भारत संस्कृत भाषा महत्वम शीर्षक से लिया गया है। इसका क्या लिखेंगे सर? संदर्भ लिखेंगे। ठीक, इसका अनुवाद क्या लिखेंगे? मतलब कि इसी का अनुवाद करेंगे। अनुवाद में क्या लिखेंगे? अनुवाद में लिखेंगे यहाँ पे, धन्य है यह भारत देश जहां जनमानस को पवित्र करने वाली, श्रेष्ठ भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्द समूह को जन्म देने वाली देववाणी सुशोभित हो रही है। सभी वर्तमान साहित्यों में इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। यह आज संस्कृत के नाम से संसार में प्रसिद्ध है। हमारे रामायण, महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, सभी उपनिषद, 18 पुराण और अन्य महाकाव्य, नाटक आदि इसी भाषा में लिखे गए हैं और यही भाषा अपनी आर्य भाषाओं की जननी भाषा वैज्ञानिकों द्वारा मानी जाती है। उसके बाद गद्यांश के बाद आपका आएगा सर पद्यांश। सर पद्यांश क्या है? दिए गए पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए सर। 7 नंबर का है। क्या है यहाँ पे? विद्या विवादाय धनम मदा शक्ति परेशान पर पीड़ानाय खलस्य साधो विपरीत विपरीत मेत ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। सबसे पहला इसका संदर्भ क्या लिखेंगे? प्रस्तुत श्लोक हमारे पाठ्य पुस्तक संस्कृत के सुभाषित रत्नान पाठ से अवतरित है। इसका अनुवाद क्या लिखेंगे? अनुवाद में लिखेंगे, दुष्ट की विद्या विवाद के लिए, धन मद के लिए, शक्ति दूसरों को पीड़ित करने के लिए होती है, वहीं पर इसके विपरीत सज्जन की विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए और शक्ति दूसरों की रक्षा के लिए होती है। अगला यहाँ पे आपका प्रश्न आएगा लोकोक्तियां और मुहावरे। 4 ठो रहेंगे, एक को करना रहेगा, हो जाएगा, परेशान मत होना। ईद का चांद होना, नाक काटना, का वर्षा जब कृषि सुखाने, गंगा गए गंगादास जमुना गए जमुनादास। तो सबसे पहला यहाँ पे ईद का चांद होना। क्या होना सर जी? ईद का चांद होना अर्थात बहुत दिनों बाद दिखाई देना। वाक प्रयोग, कोई किसी से बहुत दिनों बाद मिलने आता है तो ईद का चांद कहा जाता है। नाक काटना मतलब कि इज्जत जाना। नाक कटना या काटना मतलब इज्जत जाना। वाक प्रयोग क्या लिखेंगे? पोल खुलते ही सबके सामने उसकी नाक कट गई। अगला है का वर्षा जब कृषि सुखाने, यानी दुख करके कोई फायदा नहीं। वाक प्रयोग, यदि समय रहते हुए कार्य न किया जाए तो कभी मुसीबत सामने नहीं आती है। उसके बाद अगला यहाँ पे है गंगा गए गंगादास जमुना गए जमुनादास, यानी कि अपने स्वार्थ के लिए
दूसरों को छोड़ के चले जाना, तो इसका आप लोग खुद से वाक्य प्रयोग कर लेना। उसके बाद यहाँ पे सर वन एक को है अपठित गद्यांश। सर क्या है अपठित गद्यांश? ये ट्रिक से मैं वन शॉर्ट वीडियो में करवा दूंगा, वन शॉर्ट वीडियो में मैं करवा दूंगा। आप इसको चिंता, इसकी टेंशन आपको लेना ही नहीं है, ठीक। अगला है यहाँ पे आपका, सर क्या है यहाँ पे देखिएगा, ये है आपका निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। पहला है, ये क्या है यहाँ पे, हाँ, साला और शाला, साला और शाला। तो फिर यहाँ पे सप्त और शप्त, लक्ष्य और लक्ष्य, अनिल और अनल, और व्यंग्य और व्यंग्य। तो एक एक करके लिखेंगे। तो साला का मतलब होता है पत्नी का भाई, शाला का मतलब क्या होता है घर, सप्त और सात, सप्त का मतलब डूबा हुआ, सात मतलब साप्त होता है, ठीक। लक्ष्य और लाख, तो लक्ष्य का मतलब उद्देश्य होता है और लाख का मतलब पैसा होता है। अगला यहाँ पे अनल का मतलब, अनिल का मतलब वायु और अनल का आग। व्यंग का मतलब कटाक्ष और व्यंग का मतलब क्या होता है तीक्ष्ण होता है। अगला है यहाँ पे आपका कि निम्नलिखित शब्द युग्म से किसी एक शब्द के दो अर्थ चयन करके लिखना है। कनक, कर, द्विज। तो कनक मतलब सोना और क्या होता है धतूरा होता है। कर मतलब हाथ और क्या होता है शुल्क होता है। वहीं पे द्विज मतलब क्या होता है ब्राह्मण होता है और पक्षी होता है और हाथी भी होता है। अगला यहाँ पे निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। बिना वेतन का काम करने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, ध्यान देना, अवैतनिक कहते हैं। और जिनमें कुछ करने की क्षमता ना होती उसे हम लोग अक्षम बोलते हैं। जो कभी न मरे उसे अमर बोलते हैं। और पैरों से सिर तक क्या बोलते हैं, आपाद मस्तक बोलते हैं, आपाद मस्तक बोलते हैं। अगला यहाँ पे आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। गौतम की पत्नी का नाम अहिल्या था। तो गौतम की पत्नी का नाम क्या था, अहल्या था, ठीक। ये थोड़ा मिस्टेक दिख रहा है भैया, इसको चेकआउट कर लेना। अगला यहाँ पे इसको छोड़ दीजिए। वह प्रातः काल के समय आया। देखिए प्रातः काल अपने आप में क्या है, समय, तो समय हटा दीजिए, वह प्रातः काल आया था। इस घटना की परीक्षा होनी चाहिए, तो इस घटना की जांच होनी चाहिए, परीक्षा नहीं बल्कि घटना की जांच की जाती है। अगला प्रश्न यहाँ पे चौथा वाला, दीपक प्रज्वलित, यहाँ पे है दीपक जला दो, प्रज्वलित नहीं बल्कि दीपक जला दो। अगला यहाँ पे सर 12 का क है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, करुण अथवा वीर रस का लक्षण से उदाहरण लिखिए। यहाँ पे लिखेंगे सर करुण रस का लक्षण, करुण रस का लक्षण मतलब करुण रस की परिभाषा। तो शोक नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से करुण रस की क्या होती है, निष्पत्ति होती है। उदाहरण के लिए, शीस पगा न झगा तन पे प्रभु, जाने को आहि बसे कहीं ग्रामा, धोती फटी सिलटी दुपटी अरु, पाए उपनाह की नहीं सामा, द्वार खड़े द्विज दुर्बल एक लखी लखी रखी किसी वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धामा, धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। अगला यहाँ पे आपका है यहाँ पे क्या अगला है, यमक अथवा रूपक अलंकार का लक्षण से उदाहरण लिखिए। तो भैया यमक अलंकार क्या होता है, तो हिंट डालेंगे यमक अलंकार का लक्षण। तो यहाँ पे लिखेंगे जहां एक या एक से अधिक शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हो और अर्थ प्रत्येक बार भिन्न भिन्न अलग हो, वहां पर यमक अलंकार होता है। उदाहरण के लिए, कनक कनक के 100 गुनी माँ दत्ताधिकाय, या खाए बौराय जग वा खाए बौराय, ठीक। अगला यहाँ पे सर ग वाला है। ग वाला क्या है, दोहा अथवा चौपाई छंद का लक्षण सहित उदाहरण आपको लिखना है। तो सर चौपाई का लक्षण क्या होता है, चौपाई का लक्षण क्या होता है, यह सब मात्रिक छंद होता है। इसमें 4 चरण होते हैं और इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं और चरण के अंत में 2 गुरु होती हैं। उदाहरण के लिए, बंदव गुरु पद पदुम परागा, सूरज सुहास सरस अनुरागा, अमी मुर्मी चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवारु। अगला है यहाँ पे आपका पत्र लेखन आएगा। देखिए पत्र लेखन क्या है यहाँ पे, कि किसी इंटरमीडिएट कॉलेज में लिपिक के रिक्त पद पर अपनी नियुक्ति हेतु उस कॉलेज के प्रबंधक को एक आवेदन पत्र लिखिए, अथवा अपने गांव में स्वच्छता और सफाई हेतु अपने क्षेत्र के उप जिलाधिकारी को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। तो बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पे हम सर जी सफाई के लिए लिख रहे हैं, ठीक ना, उप जिलाधिकारी को। तो लिखेंगे उत्तर में क्या लिखेंगे यहाँ पे, सेवा में श्रीमान उप जिलाधिकारी मऊ, विषय फतेहपुर गांव में स्वच्छता एवं सफाई संबंधित। आगे लिखेंगे, महोदय सेवा में सविनय निवेदन है कि मैं फतेहपुर गांव में बरसात का निवासी हूं और फतेहपुर गांव में बरसात का पानी भर जाने से गांव नगरी स्थिति में पहुंच जाता है, वो बहुत ही नरकीय
यह नारकीय है, बट यहाँ नरक वाली स्थिति में पहुंच जाता है। गांव में जगह जगह गलियों सड़कों पर पानी भरा हुआ है, चौराहे पर कूड़े के ढेर लगे हैं तथा नालियों का पानी घरों में घुस रहा है। अतः मैं आपसे विनम्र अनुरोध कर रहा हूँ कि ग्रामवासियों को जल भराव से छुटकारा दिलाने एवं सफाई की समुचित व्यवस्था कराने का निर्देश नगर पालिका के अध्यक्ष महोदय को दे, क्योंकि अब यह गांव नगर पालिका की सीमा में आ गया है और आशा है कि आप त्वरित कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद। फिर डेट डाल देंगे, भवदी अवश्य ग्राम प्रधान फतेहपुर, और आपको कुछ नहीं करना है। उसके बाद आपके पेपर में आएगा, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। सर जी कितने नंबर का है? सर 7 नंबर का पेपर में आएगा। क्या यहाँ पे? पदोन्नति में आरक्षण का औचित्य, दूरदर्शन से लाभ और हानि, पर्यावरण संरक्षण एवं वनस्पति, इस पर आपको करना है। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं आतंकवाद, और किस पे सर जी? आतंकवाद कांड और निवारण और मेरे प्रिय साहित्यकार पर है। तो यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं सर दूरदर्शन से लाभ और हानि पर करने वाले हैं। ठीक, तो सबसे पहले लिखेंगे प्रस्तावना। आज का मनुष्य दिन भर की भाग दौड़ की वजह से शारीरिक और मानसिक रूप से थकावट महसूस करता है। इस थकावट या थकावट को दूर करने के लिए यह नवीनता की इच्छा रखता है, और शारीरिक थकावट को तो आराम से दूर किया जा सकता है, लेकिन मानसिक थकावट को दूर करने के लिए मनोरंजन की जरूरत होती है। समय कम होने के की वजह से मनुष्य को ऐसे साधन की जरूरत होती है जो उसका घर बैठे ही मनोरंजन कर सके। आज के युग में मनोरंजन का सबसे महत्वपूर्ण साधन दूरदर्शन है, जिससे घर की जिससे घर के सभी सदस्य एक साथ बैठकर मनोरंजन का क्या उठाते सर? लाभ उठा सकते हैं। अब यहाँ पे दूरदर्शन का विस्तार कब हुआ था? हेडिंग बना के लिखेंगे। तो टेलीविजन को हिंदी में दूरदर्शन कहते हैं, और टेलीविजन 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, टेली और विजन, जिसका अर्थ होता है दूर के तथ्यों को आंखों के सामने उपस्थित होना। दूरदर्शन रेडियो की तकनीकी का ही विकसित एक रूप है। दूरदर्शन का आविष्कार 1926 ईस्वी में जॉन एल बेयर्ड के द्वारा किया गया था, और भारत में दूरदर्शन का प्रसारण 1959 में किया गया था। आज दूरदर्शन भारत के सभी परिवारों का एक महत्वपूर्ण अंग बन गया है। युवाओं के जीवन का महत्वपूर्ण अंग क्या है सर जी? दूरदर्शन है। अर्थात दूरदर्शन आज के युवाओं का एक महत्वपूर्ण और जरूरतमंद अंग बन गया है। अगर युवक दूरदर्शन का नियंत्रित और संयमित प्रयोग करें तो उनके लिए दूरदर्शन बहुत उपयोगी सिद्ध होगा, नहीं तो उसके दुष्परिणामों से मनुष्य को कभी नहीं बचाया जा सकता। जिस तरह कि किसी कुएं में का पानी प्राप्त करके मनुष्य अपनी प्यास बुझा सकता है, लेकिन अगर उस कुएं में कूदकर आत्महत्या कर लेता है तो इसमें कुएं का कोई दोष नहीं होता। उसी प्रकार दूरदर्शन युवा पीढ़ी की आधुनिक शिक्षा संस्कार की हर जानकारी में साधन होता है। दूरदर्शन के लाभ क्या क्या है यहाँ पे लिख सकते हैं कि भैया दूरदर्शन के बहुत अधिक लाभ हैं। इसकी मदद से हम घर बैठे देश विदेश में अनेक समाचार सुन सकते हैं, और समाचार को बोलने वाले को भी देख सकते हैं। संसार में कहीं भी होने वाले मैच या खेल को आसानी से देख सकते हैं। हमारे समाज में शराब पीना, बाल विवाह जैसी कुरीतियां फैल रही हैं, जिसके निवारण का काम दूरदर्शन के माध्यम से किया जा सकता है। फिर लास्ट में लिखेंगे उपसंहार। इसमें लिखेंगे जो तर्क हमने दिए हैं वे दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाले कार्यक्रमों से के आधार होते हैं, जो युवाओं के भ्रमित भी करते हैं। अगर हम दूरदर्शन को नकारेंगे तो उससे मिलने वाले लाभों को भी समाप्त कर देंगे। हम दूरदर्शन के लाभों को देखते हुए यह कह सकते हैं कि दूरदर्शन विज्ञान का ही बहुत अमूल्य क्या है सर जी? आविष्कार है। ठीक, तो सर मैंने यहाँ पर आपको बताया क्लास 12th हिंदी 24 फरवरी के दिन एकदम छपने वाले सर क्वेश्चन के बारे में। और ये जो मैं आपको गेस्ट पेपर का एक सीरीज दे रहा हूँ, क्योंकि देखिएगा मैं चाहूँ तो सर अलग अलग क्वेश्चन करवाऊँ, लेकिन बट अब आपको मैं क्या कर रहा हूँ, एक साथ पूरा एक पेपर के तौर पे गेस्ट पेपर बना के दे रहा हूँ। इससे ये प्रॉफिट रहेगा कि एक साथ आपके सारे क्वेश्चन भी हो जाएंगे, आपको अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और हाँ, महाभारत बैच जो मैंने दिया उसमें आप आर्ट से या साइंस से सभी आप कंप्लीटेड हैं। हजारों बच्चों महाभारत बैच ज्वाइन करके अपना सपने पूरा कर रहे हैं भैया। आप भी करिए महाभारत बैच ज्वाइन, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।